Welcome to my channel Social Itihas. Today we are going to discuss class 10 economics chapter 2 sectors of Indian economy. All the important MCQs which we think might come in our board exams. As I've already told you in my previous video that this year for class 10th and 12th term 1 would be based on MCQs which would include the assertion reasoning questions, multiple choice questions, case based questions. So let's get started. First question says the sectors are classified into public and private sector on the basis of. अब जैसे ही हमने सेक्टर्स के बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ी है दैट डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट वुड बी ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज अब जैसे ही ये बोल रहा है कि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा है फर्दर क्लासिफिकेशन सो इसका आंसर ऑटोमेटिकली इट वुड बी ownership of enterprises because sectors which are divided on the basis of ownership would be public and private. ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो आपका एसेट है उसको कौन ओन कर रहा है उसका कौन इंचार्ज है सो पब्लिक सेक्टर में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करते हैं तो सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर होता है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होती हैं जब प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं सो दैट मीन्स हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं राइट so the answer would be ownership of enterprise. Now second question is when we produce a good by exploiting natural resources. जैसे ही क्वेश्चन में मैंने ये लाइन रीड करी when we produce a good by exploiting natural resource. अब exploiting natural resource की बात हो रही है और natural resource word आ रहा है that means the answer would be प्राइमरी सेक्टर बिकॉज प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके फर्दर सेकेंडरी सेक्टर में देते हैं गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए और फिर वहां से जब गुड्स बन जाते हैं फाइनल गुड्स बन जाते हैं तो टर्शरी सेक्टर हेल्प करता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के लिए सो दैट इट कैन रीच टू द फाइनल कंज्यूमर्स और कस्टमर्स. Now moving on to the third question. The service sector includes activities such as अब service sector means हम tertiary sector की बात कर रहे हैं. First is agriculture, dairy, fishing and forestry. Agriculture जहाँ word आ गया तो that means हम automatically primary sector की बात कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता. Then second is making sugar, good and bricks. Making की बात कर रहे हैं that means हम manufacturing की बात कर रहे हैं so it will be a part of secondary sector. So again this option would can't be there, right? Then the third is transport, communication and banking. Yes, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बैंकिंग तीनों में हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं सो द करेक्ट आंसर वुड बी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अब as I told you when we are talking about division of sectors on the basis of employment we are talking about two divisions that is organized sector and unorganized sector. अब organized sector क्या होता है नाम से ही समझ आ रहा है organized means where things are organized जहाँ पे आप रेगुलरली जा रहे हो टाइम पे जा रहे हो टाइम पे घर वापस आ रहे हो आपको रेगुलर पे मिल रही है आपको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं सारे अलाउंसेस मिल रहे हैं अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हो उसकी आपको एक्स्ट्रा पे मिल रही है राइट सो the answer would be it covers those enterprises where the terms of employment are regular. Second is it is outside the control of the government. Third, jobs are not regular. ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये तो हमें पढ़ के ही समझ आ गया जॉब्स आर नॉट रेगुलर मीन्स ये हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की तो बात ही नहीं कर रहे. देन इट प्रोवाइड्स लो सैलरीज. ऑर्गेनाइज में जरूरी नहीं है कि वो लो सैलरीज दें ठीक है सो अगर हम इनमें से हमें एक चूज करना है तो सबसे ज्यादा मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट इज इट कवर्स दोज एंटरप्राइजेस वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर क्योंकि इन्होंने रेगुलर की बात करी और ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो रेगुलर होते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is included in tertiary sector? अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है एटीएम बूथ्स डेफिनेटली हमें सर्विसेज देती है. कॉल सेंटर्स में भी कस्टमर्स को सर्विस दी जाती है. इंटरनेट कैफे हम लोग बहुत बार विजिट करते हैं कैफे प्रिंट आउट्स निकालने के लिए हमें कुछ इंटरनेट में ब्राउजिंग करनी होती है उसके लिए हम जाते हैं सो द आंसर वुड बी all of them. Next, government owns most of the assets and provides all the services. Again देखो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था हमसे कि कौन से सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट तो हमने उसमें ओनरशिप किया था इसी को घुमा करके अब देखो एक ही क्वेश्चन को वो दो तीन अलग अलग तरीकों से हमसे पूछ सकते हैं तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हमें पता होगा डिविजन ऑफ सेक्टर्स या हम चैप्टर के साथ थरो होंगे एक टॉपिक पे सो वी कैन क्रैक एनी एमसीक्यू कहीं से भी वो दे दें. सो जैसे ही अब ये गवर्नमेंट ओन की बात करते हैं सो ऑटोमेटिकली द आंसर वुड बी पब्लिक सेक्टर. ओके देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
produced within a country during a particular year is called. See, अब ये जीडीपी वाले हमने जीडीपी वाले वीडियो में पढ़ा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स the total value of all the goods and services, which includes the intermediate goods value also, which is produced during one particular year within a country, is known as GDP. तो इसका आंसर क्या होगा? GDP. क्योंकि मुझे GDP ऑलरेडी पता था हमें, the answer would be GDP. A situation in which more persons are employed on a job than are optimally required. अब सी, हमने इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ा था. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क बट डू नॉट फाइंड वर्क. अब अनएम्प्लॉयमेंट दो तरीके की हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी. एक तो होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक दूसरी होती है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं. सो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? वेयर मोर पीपल आर वर्किंग देन दी रिक्वायर्ड वन. जैसे कि एक फील्ड में 8 लोग काम कर रहे हैं और रिक्वायर्ड सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है. अगर मैं 3 जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको मैं अगर रिमूव भी कर दूंगी तो मेरी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला. राइट. सो द आंसर वुड बी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ नेक्स्ट वन. Out of 200 million children in the school going age group, how many are attending schools? अब 200 मिलियन चिल्ड्रन जो स्कूल जा रहे हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के, उसमें कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं? सो द टोटल आर 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग स्कूल. क्योंकि आज भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते. उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं. पहला कि उनके पास रिसोर्सेज कम है, उनके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो सोचते हैं कि बॉय एसेट है तो हम बॉय में इन्वेस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ गर्ल चाइल्ड, बिकॉज गर्ल एक लाइबिलिटी है, शादी करके चली जाएगी. दूसरा, कई बार फार ऑफ प्लेसेस पे स्कूल्स होते हैं तो वो सोचते हैं गर्ल्स के लिए बाहर निकलना इतना सेफ नहीं है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू. एंड देयर आर अदर रीजंस आल्सो ड्यू टू व्हिच पेरेंट्स आर नॉट सेंडिंग the children to the school. Now the next one is central government in India made a law implementing the right to work in how many districts of India. अब right to work ये पूछ रहे कितने districts में implement हुआ था. So the answer would be 625 districts में ये implement हुआ था. ये सारे questions जो इन्होंने, ये सारे जो questions हैं, these are all from your NCERT बुक. अगर एनसीईआरटी की बुक आप थरो होगे तो आप ये सारे क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे, इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे. देन नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अब या तो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं या फिर वो एक स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे करेक्ट दी स्टेटमेंट. तो दोनों एक ही चीज है. अब हमें इनमें से पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी चीज गलत लग रही है हमें. कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट एंड क्लॉथ इज अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्लांट से हम कॉटन एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर आगे हम उसको प्रोसेसिंग के लिए देते हैं. सो दिस इज करेक्ट. GDP is the total value of all the final goods and services produced during a particular year. ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी हमने ऊपर ही कुछ क्वेश्चन में डिस्कस किया है क्वेश्चन में. नाउ पब्लिक सेक्टर एम्स एट अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट. हाँ, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि यहाँ ही पहले पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, फिर ये बात करते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट. एंड पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली उनका फर्स्ट मोटो होता है, फर्स्ट एम है वेलफेयर ऑफ द पीपल. अगर यहाँ प्राइवेट सेक्टर होता तो डेफिनेटली ठीक होता. सो द आंसर वुड बी दिस. ओके, सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ये सी ऑप्शन करेक्ट है. एक बार लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं. वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ये भी बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि वर्कर्स की तो होती है जॉब सिक्योरिटी, तभी ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाता है. So the answer would be public sector aims at earning maximum profits, क्योंकि maximum profit तो करता ही नहीं है public sector aim, right? Now see, से पढ़ना, एक statement दे रखा है, it is like a case study, एक simple question, simple case दे रखा है एक example के तौर पे, और उसको हमें बताना है कि क्या correct answer होगा, right? Take the case of a small farmer. अब हम small farmer लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, who is owning 2 hectares of unirrigated land dependent only on rain and growing crops like ज्वार and अरहर. ज्वार और अरहर दाल जो है वो सिर्फ उसको ग्रो कर रही है और वो डिपेंडेंट है सिर्फ रेन पे. All 5 members of her family work in the plot throughout the year. 5 मेंबर्स है फैमिली में और पांचों के पांचों पूरे साल उसी प्लॉट पे काम करते हैं. नाउ व्हाई? दे हैव नोवेयर एल्स टू गो फॉर वर्क. उनके पास कोई और काम नहीं है कुछ और करने के लिए. You will see that everyone is working, none remains idle, but in an actual fact their labor effect gets divided. सारे के सारे हमें दिख रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इतनी प्रोडक्टिविटी दे पा रहे हैं? या हम अगर उनमें से कुछ लोगों को कम कर देंगे, 5 की जगह 2 या 3 से काम कराएंगे तो भी हमारी प्रोडक्टिविटी सेम रहेगी. अब हमें ये देखना है
ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड, क्योंकि डेफिनेटली वो इतनी उतनी दो एक्टिविटी फील होती कितनी है, उसी में पांचों लोग काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं है. दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. हाँ, ये वर्ड इन्होंने दिया, अंडर एम्प्लॉयमेंट, where people are apparently working but all of them are made to work less than their potential. ये तो बात होगी ना, क्योंकि उनकी पोटेंशियल ज्यादा काम करने की, लेकिन उनके पास काम नहीं है तो वो अपनी फील्ड में ही काम करे जा रहे हैं. सो जितना जितना हार्ड वर्क, जितना एफर्ट्स वो लगा सकते हैं उतना वो नहीं लगा रहे हैं. Analyze the employment information given above, considering one of the following correct option. अब जैसे ही मैंने अंडर एम्प्लॉयमेंट पढ़ा तो मुझे समझ आ जाना चाहिए अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब मैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है जहाँ पे ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, जितनों की जरूरत होती है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, और अगर हम उन एक्स्ट्रा लोगों को निकाल भी देंगे फील्ड से तब भी हमारी प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं आने वाला. नाउ 13th क्वेश्चन. ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर आपके एनसीईआरटी की बुक से दी हुई है. सो व्हेनेवर यू आर रीडिंग इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस स्पेशली, ये दोनों जब आप बुक्स में से चैप्टर्स को रीड करोगे तो उनकी फोटोज ऑन हिस्ट्री ऑल्सो, इनकी जो फोटोज दे रखी हैं छोटे छोटे बॉक्सेस में, उसको प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ना, बिकॉज बहुत सारे फोटो क्वेश्चन आ सकते हैं. So by looking at this photo, I am able to see कि कोई grocery store है, right? Which one of the following options best signifies this image? Worker in the organized sector, ये हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई, organized sector तो है ही नहीं. Worker in the tertiary sector, tertiary sector भी नहीं होगा क्योंकि tertiary sector में services provide कर रहे हैं. कहने को कह सकते हैं एक बार को, बट ये इतना ज्यादा ऑप नहीं लग रहा. बाकी के ऑप्शंस पढ़ के देखते हैं. वर्कर इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यस, क्योंकि ये मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे अगर लोग काम करने आ रहे हैं तो इनका आने का कोई टाइम नहीं है ना कोई जाने का टाइम है. जब जब तक ग्राहक आते रहेंगे तब तक ये दुकान खोल के बैठे रहेंगे. इनकी कोई छुट्टी नहीं होती, 7 days वर्किंग है, कोई पेड लीव नहीं होती, सारे त्योहारों पे हर दिन इनको काम पर आना है, और कभी एक्स्ट्रा काम करते तो इनको कोई तनख्वाह भी नहीं मिलती उसकी एक्स्ट्रा. सो द आंसर विल बी वर्कर इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. अब हमारे जो ये वाला चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें एक दो ग्राफ के क्वेश्चंस दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में, उसको अच्छे से गो थ्रू करना. कई बार वो क्या करते हैं फिगर्स को चेंज कर देंगे या ईयर को चेंज कर देंगे, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की 99% संभावना है, बिकॉज इन्होंने सैम्पल पेपर जो रिलीज किया उसमें भी इस पैटर्न का क्वेश्चन दिया हुआ है. सो लेट्स सी कि वो क्या कहना चाहते हैं. अब नाउ दे आर गिविंग अस 2 years 1973 to 74 and 2013 to 30 2013 to 14, and they are trying to show us the share of sectors in जीडीपी की. कौन सा सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा सेक्टर का कितना शेयर है जीडीपी पे. So which of the following options correctly describe the changing importance of the sectors over 40 years? अब हमें इनमें से इस फोटो इस ग्राफ को देख के ये बताना है कि कौन से सेक्टर में 40 years over the 40 years चेंज आए हैं and which has gained importance. So let's start reading. First is percentage share of primary sector in GDP has increased in 2013 and 14. अगर मैं देखूँ तो 2013-14 में प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी में इनपुट है वो तो बल्कि कम हुआ है बढ़ने की बजाय. सो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. सेकेंड, परसेंटेज शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इज लार्जेस्ट अमंग द थ्री सेक्टर्स इन 1973-74. वो कह रहे हैं 73-74 में सेकेंडरी सेक्टर का सबसे लार्जेस्ट शेयर है. सो ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि मुझे दिख रहा है 73-74 जब मैं देख रही हूँ तो प्राइमरी सेक्टर का सबसे लार्जेस्ट शेयर है. देन ये भी नहीं होगा. मूविंग ऑन टू द सी ऑप्शन, percentage share of tertiary sector in GDP has been increased from 1973-74 to 2013-14. Yes, this will be the right answer क्योंकि we can see in the picture कि सबसे ज्यादा अगर आप देखो जीडीपी पहले इतना था, अब अगर हम 2013-14 पे जाते हैं तो कितना ज्यादा चेंज हुआ है. ओवर 40 इयर्स जीडीपी कितना ज्यादा टर्शरी सेक्टर से ही हमें जीडीपी जनरेट हो रहे हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस. अब अगेन इसमें आगे नेचुरल प्रोसेस की बात करें सो द आंसर वुड बी प्राइमरी सेक्टर. कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे ही वो कीवर्ड आप देखते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन वर्ड देखते हो तो ऑटोमेटिकली आंसर सेकेंडरी सेक्टर होगा. इंडस्ट्रियल वर्ड देख रहे हो, एग्रीकल्चरल रिलेटेड कोई वर्ड देख रहे हो, फार्मिंग रिलेटेड वर्ड देख रहे हो, तो
या नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल कहीं वर्ड देख रहे हो, नेचुरल प्रोडक्ट तो आंसर होगा। प्राइमरी, टर्शरी में सर्विसेज से रिलेटेड कोई वर्ड कहीं देख रहे हो, कीवर्ड्स का बिल्कुल ध्यान रखना है जब हम पढ़ रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया था जीडीपी क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो आंसर होगा ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड during one particular year within a country, that is primary plus secondary plus tertiary। एंड इसमें इंटरमीडिएट गुड्स के ऑप्शन आ रहे थे। इंटरमीडिएट गुड्स की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स तो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड है। सो आंसर वुड बी ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हाईलाइट द यूनिक नेचर ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज। अब वो हमसे टर्शरी एक्टिविटी के बारे में पूछ रहे हैं। सो अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन दीज एक्टिविटीज, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा लोग जो एंगेज्ड हैं दे आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर एज ऑफ नाउ ऑल्सो, बिकॉज टर्शरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में एडवांसमेंट हुई है, दे हैव देयर शेयर हैज बीन इंक्रीजिंग। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो इतने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अभी तक नहीं हुई है, इसलिए लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा एंगेज हैं। दीज एक्टिविटीज रिक्वायर्ड अनस्किल्ड लेबर फोर्स, ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है, स्किल्ड अनस्किल्ड की तो बात ही नहीं है। देन दीज एक्टिविटीज डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, सपोर्ट करती है। सो द आंसर वुड बी दिस। लास्ट इज दीज एक्टिविटीज आर मेनली अनऑर्गेनाइज, ऐसा भी नहीं है, राइट। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू, अगर डेवलपमेंट होगा एग्रीकल्चरल सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में, तो क्या लीड करेगा? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज, नॉट नेसेसरी। सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ऐसा भी नहीं है। इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द कॉमन पीपल, not necessary। Development of services such as transport, trade and storage, yes। जैसे ही प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली टर्शरी सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर, वो भी ऑटोमेटिकली डेवलप होगा, वो भी ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। नाउ MGNREGA, पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ती, आप इसको तब सॉल्व कर पाओगे जब आपको पता होगा ये होता है किसकी फुल फॉर्म। इट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। इसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोलते थे, उसके बाद इसको रीनेम कर दिया गया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 गारंटीज। मोर कॉमनली हम इसको मनरेगा स्कीम बोलते हैं। अगर आपने सुना भी होगा कभी, मनरेगा स्कीम में 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो प्रॉमिस करता है कि दे विल प्रोवाइड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू दी अनएम्प्लॉयड पीपल एंड इफ दे फेल टू डू सो दे विल प्रोवाइड कॉम्पनसेशन। ये इसका हमने बेसिक मीनिंग भी पढ़ा था, क्लास 9th में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो मुझे 100 days ऑलरेडी ऑप्शन में दिख गया ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर, और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल should be provided by the government. So this would be the correct answer. Numbers of a country are based on a data collected from 5 yearly survey on employment and unemployment. इस पूरे चैप्टर में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बात करी थी, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स दिस सर्वे, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये सर्वे कंडक्ट करती है। तो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो बिना करे रीड करे यू आर एबल टू मार्क दिस राइट आंसर, दैट इज NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये एवरी 5 years में सर्वे कंडक्ट करती है, ओके। एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल फॉल नहीं करता। अ फार्मर इरिगेटिंग इज फील्ड, ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अ डेली वेज लेबरर वर्किंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर, अभी कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम कर रहे हैं, तो इसका आने का टाइम जाने का टाइम कुछ होगा नहीं, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉल करेगा। अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट, अभी ये डॉक्टर की बात कर रहे हैं और हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। सो इट, अगर हमने देखा, क्योंकि पूरे दिन तो हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे नहीं रहते, इनका एक फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम के लिए डॉक्टर बैठेगा, है ना। हम लोग जाते हैं डॉक्टर के लिए तो कुछ अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी ऑप्शन, अ डॉक्टर इन हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट। एम्प्लॉयमेंट अकर्स, अब देखो उन्होंने ऊपर केस स्टडी जो लक्ष्मी की दी थी उसमें भी अंडर एम्प्लॉयमेंट पूछा था, डिस्गाइज ऑलरेडी पूछ चुके हैं, अब अगेन इसको घुमा के कैसे पूछा हुआ है। अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स, अब अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होती है? व्हेन पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। व्हेन पीपल आर वर्किंग स्लोली, ऐसा भी नहीं है। व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग, कि लोग कम काम कर रहे हैं और वो केपेबल ज्यादा है काम करने के। सो द आंसर वुड बी this C option. Next question is, where will you find the disguised unemployment most? हमें कहाँ disguised unemployment देखने को मिलती है सबसे ज्यादा? Among agricultural workers working for small farmlands, क्योंकि unemployment की बात
डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो अभी हमने बोला कि डिस्गाइज्ड मोस्टली हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलती है, क्योंकि सारे के सारे वो क्या करते हैं, उनके काम नहीं होते तो सारे फैमिली मेंबर्स सेम फील्ड पे काम करने लग जाते हैं। हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनीज कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन? अब बिग प्राइवेट कंपनीज की बात कर रहे हैं कि वो कैसे डेवलपमेंट, नेशन के डेवलपमेंट में काम करते हैं। बाय इंक्रीजिंग द डिमांड्स फॉर their प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टीजमेंट्स? नो, इतना नहीं अप्रोप्रिएट लग रहा। बाय इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट्स? डेफिनेटली प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट मोटो के लिए तो काम कर रही है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ नेशन के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करेंगी? बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स? डेफिनेटली जैसे ही वो मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करेंगी, उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी तो इजीली वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे और उनके प्रोडक्ट ज्यादा बिक पाएंगे, राइट? Now we move on to the assertion reasoning questions. These are very very important and you all need to practice lot of assertion reasoning, क्योंकि assertion reasoning questions में एक assertion मतलब क्या होता है, एक statement दी होगी और उस statement के basis पर उसका reason दिया होगा। आपको यह identify करना है कि क्या वो जो assertion है, हमेशा assertion reasoning के 4 options आते हैं। पहला कि वो बोलता है assertion के लिए A यूज करते हैं, reason के लिए R, कि assertion ठीक है, और assertion से related जो उसका reason दे रखा है, कि एक assertion means एक statement दे रखी है, ठीक है, तो और रीजन है कि उसका क्या रीजन है। अगर तो वो दोनों ठीक है तो आपका ऑप्शन क्या होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कई बार होता है कि एक स्टेटमेंट दे रखी है लेकिन उसका रीजन गलत दे रखा है या उससे मैच ही नहीं कर रहा। सो नेक्स्ट ऑप्शन होती है दैट बोथ ए एंड आर आर ट्रू, कि एक्चुअल में दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन आर जो है, रीजन जो है, वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन की। देन एक ऑप्शन होता है हमारा कि जिसमें एजर्शन ट्रू होता है बट रीजन बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट होता है, फॉल्स होता है। एक लास्ट एंड द फोर्थ लास्ट ऑप्शन इज जहां पे एजर्शन पूरी की पूरी गलत होती है, ए इज फॉल्स बट जो रीजन है दैट इज ट्रू। So let's practice. And in case you all need more questions based on assertion reason, then you can write it in the comment box and I will going to provide you more questions for this chapter. It says, imagine what would happen if farmers refuse to sell sugarcane to a particular sugar mill. The mill will have to shut down. अब वो कह रहे कि imagine करो कि फार्मर जो है, हमें पता है कि शुगर किससे बनती है, शुगर केन से बन रही है। अगर शुगर केन ही वो देना बंद कर दे शुगर मिल को, तो शुगर मिल जो है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, राइट? अब रीजन दे रहे हैं ये, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द टर्शरी और सर्विस सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी। अब क्या, एक बात बताओ, फर्स्ट तो मुझे समझ आ गया, लेकिन वो ये कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जाम्पल है टर्शरी और सर्विस सेक्टर का, तो ये तो बिल्कुल ही गलत दे दिया इसका, ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा ऑप्शंस क्या होने चाहिए इन चारों में से? आंसर विल बी दिस वन। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, की इंटरमीडिएट गुड्स जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में यूज आते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब रीजन दे रहे हैं द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स। अभी इन्होंने एजर्शन में इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं रीजन में द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स। मुझे पढ़ के आपको भी लग रहा होगा कि एजर्शन ठीक है बट इसका जो रीजन दिया हुआ है वो गलत है, राइट? सो द आंसर वुड बी ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उस स्टेटमेंट को पढ़ के साफ पता चल रहा है कि वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। Things needed by the society as a whole which the private sector easily provides at a reasonable cost। जो भी सोसाइटी को चीजें चाहिए वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर सकता है एक रीजनेबल कॉस्ट पे। रीजन दे रहे हैं एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। The reason is the activities in the private sector are guided by the motive to earn profits। अब अगर आप इस चीज को देखो तो आपको ये बिल्कुल गलत नहीं लग रहा? आपको ये स्टेटमेंट ही मुझे वो बिल्कुल गलत लग रहा है। बट डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर्स का जो मेन वो है मोटो दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। सो ऑप्शन अगर मैं देखूं इन चारों ऑप्शंस में से, सो मेरा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। माय डी ऑप्शन वुड बी राइट कि assertion is false but reason is true. Now let's discuss the last assertion reasoning question. Assertion says Tata Motors is a privately owned firm. Tata Motors privately owned firm है, बिल्कुल ठीक है।
रीजन बोलते हैं गवर्नमेंट इज अ मेजर स्टेक होल्डर इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी टाटा मोटर्स की बात करें अचानक से रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आ गए, तो इसका रीजन तो ये बिल्कुल गलत है। सो माई ऑप्शन वुड बी सी, दैट assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ठीक है, सो माई ऑप्शन वुड बी सी, assertion is true but reason is false. So that's all for today. In case you have any doubt in any question, or you want me to give you more practice of sample questions related to MCQs for this chapter, you can write it in the comment box and I'm going to help you out with the same. Thank you so much. Also, let me know in case you need sample questions for any other chapter, then definitely I'm going to provide you with the same. So stay tuned, like, share, and subscribe. Take care. Bye bye.